ना होते तो परिंदे अपने आशियाने बनाते कहाँ पे। अगर ज़मीन ना होती, अगर ज़मीन ना होती तो बारिश की बूंदें बरस के गिरती कहाँ पे। और अगर आप ना होते, अगर आप ना होते तो खिल खिला के दिल हंसते कहाँ से। मिल जाती हैं खुशियाँ ढेरों मिलने से आपके। तेरी तस्वीर से ज़्यादा खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं, तेरी तस्वीर से ज़्यादा खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं। जितने खूबसूरत हैं आप, जितने खूबसूरत हैं आप, इतनी तो किसी रांझे की हीर नहीं। तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत। दिस इज़ द 6th एडिशन ऑफ ट्राई सिटी थिएटर फेस्टिवल और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, टैगोर थिएटर सोसाइटी का, जिनके सौजन्य से इतना खूबसूरत, इतना सफल कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आज इस थिएटर का फेस्टिवल का आखिरी प्ले है और बहुत ही सक्सेसफुल रहा है ये फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि यहाँ 100 रुपये का टिकट बेचा जाता है, जो कलाकारों को बहुत सपोर्ट मिलती है। इस टिकट से जो भी पैसा मिलता है वो कलाकारों को दिया जाता है ताकि कलाकार जो है वो सशक्त हो सकें, सुदृढ़ हो सकें, वो थिएटर को इतना ज़्यादा कर सकें ताकि उनको कभी ऐसी कमी ना महसूस हो। और टैगोर थिएटर के यहाँ पे फेस्टिवल्स लगातार पूरे साल में बहुत सारे चलते हैं, जैसा कि पपट फेस्टिवल, चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप, क्लासिकल डांस फेस्टिवल, और अभी एक बहुत बड़ी ख़ास चीज़ होने वाली है, हाउस वाइफ्स की जो है वर्कशॉप। 21 को उनका फाइनल शो है टैगोर थिएटर में, आप उसे ज़रूर देखने आइए। हाउस वाइफ की एक वर्कशॉप थी जो यहाँ परफॉर्म करेंगी और कुछ ही पलों में, कुछ ही देर में नाटक की शुरुआत की जाएगी। मैंने अभी वॉइस ओवर करके आऊँ बच्चन साहब का, कभी कभी का डायलॉग बोल के आऊँ, अगर आप कहें तो सुनाऊँ। ऐसे ना बोल, थोड़ा सा प्लीज़। किसने कहा था? और किसी ने नहीं कहा, मैं फिर आपको सुनाता हूँ, ठीक है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव तले गुजरने पाती तो शायद आप हो भी सकती थी। ये रंज गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नज़र की शुआओं में गुम हो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका। अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू, तेरी आरज़ू कुछ भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस कदर कि जैसे इसको किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। कभी कभी मेरे दिल में बस यूं ही ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में बस यूं ही ख्याल आता है। थैंक यू मैम, आपका थैंक यू स्पेशल, थैंक यू। बस कुछ ही पलों में प्ले की शुरुआत करेंगे। आपको याद है वो सर्दियों की दोपहर जब हम स्कूल से घर आया करते थे, तो घर के आंगन में हमारी मम्मी, दादी, चाची एक अलग अलग तरह के ऊन के गोले लेके एक बहुत ही खूबसूरत स्वेटर बुना करती थी। आपको याद है? मेरी दादी माँ बहुत बुनती थी, आपकी दादी माँ ने बुना होगा, आप बोलिए बुनती थी। सबकी माँ बुनती है स्वेटर। तो वो अलग अलग ऊन के गोले लेके बहुत खूबसूरत स्वेटर बनता था। अभी ऐसा लग रहा है कि अलग अलग कलाकारों को लेके, अलग अलग थिएटर ग्रुप्स को लेके डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने, टैगोर थिएटर सोसाइटी ने एक बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल बुन दिया है। इनके लिए जोरदार तालियां दोस्तों, बहुत जोरदार तालियां। तो चलिए अब आपकी इजाजत हो तो नाटक शुरू किया जाए। ऐसा ढीला बोलेंगे तो कौन शुरू करेगा? थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से आपका शुक्रिया। जाते जाते एक डायलॉग और सुनाऊं? अच्छा, थैंक यू। वो सुनाऊं मुगल आजम का? मुगल आजम सुनाऊं? पाजी मैं शर्मा गया, पाजी मैं शर्मा गया। चलो अभी आपको देख के। सलीम तुझे मरने नहीं देगा, प्यार के लिए हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। ये डायलॉग बड़ा ऐसा था इसलिए आपको देख के बोल नहीं सकता था, ठीक है? थैंक यू वेरी मच मैम, तहे दिल से शुक्रिया। देखते हैं प्ले 30वीं शताब्दी। थैंक यू।
20वीं शताब्दी का आदमी हूँ, कैदी हूँ मैं, अपराधी। अरे तुम लोग मुझे कटघरे में ले आए हो। हेलो हेलो, 20वीं शताब्दी। विकलांग चेहरा देखकर मेरा फैसला मत करो। मेरी शताब्दी भी खूबसूरत हो सकती थी शायद। क्या कर रहे थे? उसे भी रख दो शरद। क्यों? यहाँ बैठो। और क्यों? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कोई बात नहीं करनी है, कोई बात है ही नहीं। जानती हूँ लेकिन नहीं, तुम नहीं जानती। तुम समझती हो बंकी है तो? किसने कहा? गलत गलत। तुम जिंदा नहीं हो, तुम लोग भी जिंदा नहीं हो। सिर्फ एक मैं बचा हूँ, सिर्फ एक मैं हूँ। जानती हूँ। और किस वास्ते? गवाही देने। अरे गवाही नहीं, मेरी समाई। कैदी हूँ मैं अभियोग। शरद मेरी बात सुनो। अरे कोई नहीं सुनेगा मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। सारी झूठी गवाहियां बह जाएंगी। 20वीं शताब्दी की सारी झूठी गवाहियां उन लोगों के सामने झूठी साबित होंगी। सुनोगी नहीं? बोलो, जल्दी बोलो, फिर मैं बोलूंगा। साधन आया हुआ है शरद, साधन आया है। साधन तुमसे मिलना चाहता है। तुम्हारे स्कूल का, कॉलेज का दोस्त साधन। मेरा कोई दोस्त नहीं। साधन है पर जिंदा नहीं है। फिर भी है। साधन 5 साल बाद विदेश से लौटा है। तुम उससे मिलोगे कि नहीं? याद है पिछली बार जब वो आया था तो तुम लोग कितनी बातें कर रहे थे? बातें नहीं, क्या? हाँ हाँ, विचार कर रहे थे तुम और साधन। याद नहीं? वही साधन आया है। कहाँ? बाहर खड़ा है, बुला लाऊं? उससे साधन को। इसका मैंने। हाँ क्यों? किधर जा रहे हो शरद? भीतर। पर क्यों? साधन से मिलोगे नहीं? पानी तो मेरा दिमाग तो ठिकाना है। शरद 1 मिनट के लिए मिलो, सिर्फ एक बार। शरद मेरी बात तो सुनो। शरद क्या कहता है? मिलेगा नहीं? बैठो साधन। बच्ची की कम से कम पैसे तो जरूरी है। मुझे कोई उम्मीद नहीं। नहीं। पर क्यों? क्या पता, हो सकता है पिछली बार की रात के बारे में सोचता। जानती हूँ, मुझे आज तक नहीं पता कि उस रात आखिर हुआ क्या था। फिर तुमने भी कुछ नहीं बताया। कई बार तुमसे फोन पर पूछा। आई एम सॉरी वानी, मुझे खुद समझ नहीं आया कि उस रात क्या हुआ। वो कहता है विचार कर रहे थे। ऐसा कह सकते हैं। शरद के कागज पत्र छांट कर हम दोनों जांच कर रहे थे। शरद में बहुत सारी गवाहियां और डॉक्यूमेंट जमा कर रखे थे। मनुष्य पिछले 5 साल से मैं उसकी आंखों पे नहीं साधन, मैं तुम्हें अपने दुखों का इतिहास नहीं सुना रही हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें समझाना चाहती हूँ, तुम्हें और किसी को नहीं। तुम देख रहे हो ना, मैं उसे कहीं बाहर नहीं जाने देती। कभी भेजने से तो वो बचेगा भी नहीं। इसलिए सब कुछ अपने हाथों संभालती हूँ और संभालूंगी जब तक हो सके। बस फिर भी साधन, मुझे ये सब जानना चाहिए। सब कुछ जानना पड़ेगा। मेरे अलावा तो कोई उसका है ही नहीं। मुझे ही समझना पड़ेगा सब कुछ। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा भाई, जो कुछ मैं जानता हूँ। यदि इससे तुम्हें कोई। हाँ, सब बता दो साधन, सब कुछ, कुछ भी छोड़ना मत। सब समझ लेने दो मुझे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। याद है बानी, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था, डिनर के बाद हम यहीं बैठे हुए थे। फिर तुम सोने के लिए चली गई और मैं और शरद
भाई शरत, मजा आ गया। बड़े दिनों बाद इतना मजेदार खाना खाया। मजा आया ना? हाँ। अरे घर के खाने की तो बात ही नहीं होती है। अरे तू क्या कह रहा था कि साइंस पढ़कर ही दार्शनिक हुआ जा सकता है? ये लो मिठाई खाओ। ये तो मैं जरूर खाऊंगा। मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, बताओ तो कैसी बनी है? बहुत बढ़िया। एक और नंबर। अरे बैठो बैठो, कहाँ जा रही हो? अरे साधन बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहा है। अच्छा, क्या बात कर रहा है? कह रहा है कि साइंस पढ़कर ही दार्शनिक होना चाहिए। हाँ, तो ये दर्शन की बातें शुरू। 7 साल में भी तुम दोनों के बीच कुछ बदला नहीं क्या? 7 साल में भी कुछ बदला नहीं। तुम तो कहती हो कि मैं बहुत बदल गया। अरे मेरा वो मतलब नहीं है। ये मतलब इतने सालों बाद मिले हो, कुशल समाचार कुछ नहीं, आते ही दर्शन का पचड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। साधन कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम्हारी माँ कैसी है? वो भी ठीक है। और तुम्हारी पत्नी कैसी है? अरे पत्नी तो बहुत अच्छी है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत। पत्नी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अरे भाई, अब पत्नी को क्या हुआ? अरे भाई, जिसका पति दार्शनिक हुआ फिर उसका क्या हो? तो भाई देखो, ये दर्शन का पचड़ा तुम ही उठा कर लाई थी। अब इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। झेलो। अच्छा, आप लोग बातें करो, मैं तो अरे कहाँ जा रही हो? बैठो। दर्शन की बातें सुनने से नींद बहुत अच्छी आती है। क्या खाक अच्छी आती है, बुरे बुरे सपने आते हैं, और तुम खुद भी तो नींद में न जाने क्या क्या बड़बड़ाते रहते हैं। तो क्या बेटा? कौन, मैं? और क्या? अच्छा छोड़ो यार। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? वही बात करो कि साइंस पढ़कर ही दार्शनिक क्यों हुआ जा सकता है? लगता है तेरा असली सवाल ये नहीं है। तो क्या है? तेरा सवाल ये है कि हम जीने के अर्थ क्यों नहीं खोज सकते। नहीं, ये तो मेरा सवाल नहीं है। तो क्या तूने जीने का अर्थ ढूंढ लिया है? नहीं, पर ये जान लिया है कि जीने का जो अर्थ है वो ढूंढने से तो नहीं मिलता। बहुत आगे निकल गया प्यारे। इंडिया में तो इसकी गुंजाइश नहीं। इंडिया का भाग्य है। क्यों भाई? इंडिया का भाग्य क्या यूरोप से भी अच्छा है? हाँ, कई दृष्टि से। और यूरोप से ही क्यों, और भी बहुत से देशों से बहुत अच्छा है। कैसे? क्योंकि इंडिया ने कभी युद्ध नहीं ना देखा। हाँ, 62, 65, 71 एंड दिस कारगिल वॉर। लेकिन ये सारे युद्ध बॉर्डर तक ही सीमित। मैं उन भागों की बात नहीं कर रहा हूँ। एक पूरे का पूरा देश, सारे मनुष्य हड्डियां, मांस, मज्जा तक भुगता है, रक्त की हर बूंद देकर समझा है। एक अकेले अपना रक्त नहीं, भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, सभी का सम्मिलित रक्त। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 6 वर्ष, 6 वर्ष। पर साधन, वो 70-75 साल पुरानी बात। व्हाट अबाउट द यंगर जनरेशन? यंगर जनरेशन तो मैरिजुआना पी के सड़क पर उतरती है और नारे लगाती है, मुझे युद्ध नहीं चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए। पर शरद, पता है मजे की बात क्या है? इस सब की जड़ में कारण एक ही, क्या? इनसिक्योरिटी, सुरक्षा का अभाव। उनके बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, ये इतने आगे की बात है कि सोची भी नहीं जा सकती। उनको लगता है कि उनकी सुरक्षा एक क्षण में समाप्त की जा सकती है। यूं कैसे? एक शब्द, एटम बॉम्ब। अरे भाई, ऐसे क्या देख रहे हो? कभी ये शब्द नहीं सुना? एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब। अरे भाई, सुनेंगे कैसे नहीं? आए दिन टीवी पर रिपोर्टर्स खिलाते रहते हैं, उसे देख के तो लगता है एटॉमिक वॉर अब हुई कि तब। पर तब किसी ने नहीं सुना। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी से पहले। ओह यस। अच्छा, एक बात बता सकते हो साधन? युद्ध शुरू किया जापान ने, जापान पर एटम बॉम्ब गिराया अमेरिका ने। फिर भला उससे हमारा क्या संबंध हो सकता है? हाँ, आज विनोद की पार्टी में शशांक भी यही कह रहा था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु संपन्न देश, और दोनों में टेंशन बना ही रहता है। अगर भारत रूस के साथ जाता है तो पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका आ जाता है, और अगर भारत अमेरिका के साथ जाता है तो चीन पाकिस्तान के सपोर्ट में आ जाता है। अरे भाई, अब इस तरह अगर युद्ध होगा तो कौन किसे सपोर्ट करेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल। इसीलिए तो विश्व का हर देश आजकल युद्ध की तैयारी में लगा रहता है। और ये तो गलत है ना, और ये किसी समस्या का समाधान भी नहीं। इसी को तो एटॉमिक रेस कहते हैं बानी। और अब तो बात इससे भी आगे निकल चुकी है। अब तो हथियारों के दम पर ट्रेड वॉर लड़ने की तैयारी हो रही है। अरे भाई, मेरा तो सर टकरा रहा है। तुम लोग बैठ के बातें करो। वैसे भी ये दर्शन की बातें मेरी समझ में तो आती नहीं है। मैं जा रही हूँ सोने। और हाँ, आप लोगों को कुछ चाहिए हो तो मुझे जगा देना।
बिल्कुल भी तकल्लुफ मत करने, समझे? गुड नाइट। गुड नाइट। परमाणु बम में मेरी अनहेल्दी जिज्ञासा वाणी को पसंद नहीं। तो ठीक ही है ना। अच्छा एक बात बता, अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा में बम फेंका, तो क्या उसमें तेरी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या जिम्मेदारी है तू बता। क्या सारा दोष अमेरिका का है क्योंकि उसने बम फेंका, या फिर जापान का क्योंकि उसने युद्ध की शुरुआत की? हाँ हाँ बोलता जा। नहीं, इसके लिए अमेरिका के सारे लोग जिम्मेदार नहीं। कुछ लोग, जापान के साथ भी ऐसा ही। मान ले कोई और देश के कुछ लोग ऐसे अवसर पर ऐसा नहीं करेंगे तो कह सकता है करेंगे ही, ये कहना ज्यादा ठीक होगा। तो दायित्व मनुष्य मात्र का है। यस, मनुष्य मात्र का है। तू मनुष्य का फैसला करने चला है। अरे मैं कौन होता हूँ मनुष्य का फैसला करने वाला? मैं खुद भी तो एक मनुष्य ही हूँ। तू तो एटम बम नहीं गिराएगा ना। क्या पता। और तू तो फिजिक्स है ना, अगर हमारे देश को जरूरत पड़े तो तू एटम बम नहीं बनाएगा, ये निश्चय पूर्वक कह सकता है? नहीं, नहीं कह सकता। तो फिर तो तू कहना क्या चाहता है? अरे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस मनुष्य को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। और वो मनुष्य कौन है? मैं ही जज हूँ, मैं ही वकील हूँ, जूरी भी मैं ही हूँ। मैं, तुम और सभी मनुष्य। रुक, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ, रुक। ये क्या है? ये एविडेंस है, हिरोशिमा, नागासाकी, कातूरा। असल में सारी दुनिया, बस मैंने शुरुआत हिरोशिमा से की। बहुत अच्छे। तो कहाँ तक पहुँचे? ज्यादा नहीं, पर फिर भी बहुत आगे। तू चाहे तो हम दोनों मिलकर इस पर विचार कर सकते हैं। मैं अकेले कर नहीं पाऊँ। क्यों? ऐसे ये एक एक करके गवाह और सबूत सामने आएंगे, और यदि क्या? वो तो छोड़ना, तू तैयार है ना? पर हम ये सब करें कैसे? एक एक करके सबको बुलाएंगे। तो तू कहीं प्लांचेट चलाने की तैयारी तो नहीं कर रहा? तू ऐसे ही समझ ले, तू तैयार है ना? हम कैसे करेंगे हाँ, सर? तू बस देखता है। लेफ्टिनेंट कर्नल मिस्टर फेरेबी। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? टॉम फेरेबी। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी पत्नी और 4 बच्चे। अगस्त 1945 में आप कहाँ थे? यूनियन। तब भी लेफ्टिनेंट कर्नल थे? नहीं, मेजर। ओ हाँ, हिरोशिमा बहादुरी का प्रमोशन। हिरोशिमा के बाद प्रमोशन। चलिए छोड़िए, बात की बात को रहने देते हैं। अगस्त 1945 में आपको एक खास काम सौंपा गया था, एटम बम गिराने की जगह चुनने का कार्य था। उस वक्त एटम बम के अस्तित्व का मुझे पता नहीं। तो क्या फिर आम या रेत के लिए निशाने की जगह ढूंढने के लिए गए थे? नए ढंग का बम है ये जानता था, एटम बम है ये नहीं पता था। इस महान काम के लिए आप पर ही भरोसा क्यों किया गया मिस्टर फेरेबी? ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जानता हूं। एयरफोर्स के 40 ट्रेन जवानों को चुना गया था। मेजर फेरेबी उनमें से एक प्रकार से कहा जाए तो नंबर 1। जापानी आसमान को मिस्टर फेरेबी से अच्छा कोई नहीं जानता है ना? कह सकते हैं। निशाने की जगह चुनने के लिए जापानी आसमान पर कितनी बार? बहुत बार, हर हफ्ते 1 या 2 बार। और आपको कैसी जगह चुनने के लिए कहा गया था?
जहां बम गिराने से उसकी शक्ति का सबसे ज्यादा पता लग सकता है। मतलब जहां ज्यादा से ज्यादा विध्वंस हो, कह सकते हैं। अच्छा, इसलिए ऐसे शहर छांटने पड़े थे जहां तब तक बमबारी से कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा था, है ना? हाँ। और ईंधन अड्डे से पहले जापान पर कितनी बार हमला हो चुका था? करीब 15,000 बार बमबारी हुई, जिसमें लगभग 1 लाख टन बम गिराए गए। मतलब तब तक सैनिक महत्व के शहर या तो नेस्तनाबूद हो चुके थे या कर दिए गए, कह सकते हैं। मतलब सैनिक नजरिए से वो शहर इतने जरूरी थे ही नहीं। ये कहना मुश्किल है। हाँ, और शहरों से कम। हाँ, बहुत कम। मतलब हाँ, आम जनता की नजर में वो शहर सामरिक थे ही नहीं, है ना? बोलिए। मुझे बस ऐसे शहर चुनने को कहा गया था जहां पे ज्यादा बमबारी ना हुई। आपके द्वारा चुने गए शहरों में से 4 पर साधारण बमबारी को रोक दिया गया, है ना? हाँ। मतलब उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मतलब एटम बम के विस्फोट को समझने के लिए छोटे छोटे विस्फोटों को रोकना पड़ता है ना? क्या मुझे इस सवाल का जवाब देना होगा? रहने दीजिए। टीनियन में जब बम पहुंच गए तो उसके बारे में कितने लोगों को पता था? करीब 50 लोगों को। और कोई नहीं जानता था। नए ढंग का बम है, यही अंदाजा हुआ वो लोगों को। आपको कहां तक पता था? मैं बस इतना जानता था कि एक है यूरेनियम 235 और दूसरा है प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 235 का मतलब क्या है? सब जानते। बहुत शक्तिशाली बम है, ये तो जानता था, लेकिन कितनी शक्ति है ये नहीं जान पाया। और ये जाना 6 अगस्त की सुबह। कहाँ? हिरोशिमा के ऊपर। 5 अगस्त को ऑर्डर आया 20th एयरफोर्स ग्रुप नंबर 509 हिरोशिमा, कांकुरा, नाईगाटा और नागी, इन चारों शहरों में से किसी पर भी बम गिरा दो। हालात देखो। 3 B-29 प्लेन रात 12 बजे के बाद रवाना हुए। They begin a slow climb to bombing altitude. At 8:15, a weather plane reports from Hiroshima that conditions are good. 2/10 lower and middle, and 2/10 at 15,000 feet. As they approach the target area, the weapon is checked for the last time. At 9:11, 31,000 feet over Hiroshima, the Enola Gay begins the bomb run. At 9:15, the bomb is dropped.
अचानक से सारा आकाश हजारों शुक्र सूर्य के प्रकाश से जगमगा उठा। लगता था हवा नहीं धधकती आग हो जैसे। जब तक इनोला गे पूरा टर्न ले, उससे पहले सारा हिरोशिमा एक घने धुएं की स्फोट में गायब हो चुका था। इसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा। दीवारें राख हो चुकी थी, हजारों लाखों लोग स्वाह हो गए। लगभग 4.7 का एरिया पूर्णतः ध्वस्त हो गया। देखा और तस्वीरें खींची। आपने क्या किया मिस्टर फेरेबी? लौट आया। नहीं, उससे पहले हिरोशिमा छोड़ दिया। आपने क्या किया? वही जो मुझे करना था, हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किया। हाँ, मिस्टर फेरेबी ने अपनी नोटबुक का पन्ना फाड़कर वायरलेस ऑपरेटर को दिया, बिल्कुल संक्षिप्त समाचार लिखकर। अंग्रेजी के 2 शब्द, रिजल्ट्स गुड। गुड रिजल्ट्स गुड। आपको कुछ और पूछना है? हाँ, पूछना है। सीनियर से रवाना होने का जो समय तय किया गया था उसको बढ़ाकर 1 घंटा लेट कर दिया गया था। ऐसा ऑर्डर क्यों दिया गया? बहुत सी वजहें हो सकती हैं, बहुत सी टेक्निकल वजहें। ऐसे मामलों में ऐसा होना कोई अजीब तो नहीं है। अजीब तो नहीं है, पर इसका मतलब 1 घंटा देरी से जाने का मतलब है 1 घंटा देरी से पहुंचना। हाँ, मतलब 7:15 की जगह 8:15 पर पहुंचना। इसका मतलब समझते हैं? मेरे समझने ना समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर इज ऑर्डर। 7:15 पर सब के लोग शहर से ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे और तब तक स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियां सब निर्जन पड़ी थी। लेकिन 8:15 पर आपकी चुनी हुई जगह पर, आपके सदे हुए हाथों से अपनी चुनी हुई जगह पर दुनिया का पहला परमाणु विस्फोट हुआ। क्या यह बिल्कुल टेक्निकल वजह थी? मजाक कोई भी हो, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मुझे जो ऑर्डर मिला था मैंने वो पूरा किया। बाकी किसी चीज से मेरा कोई मतलब नहीं है। आपको कुछ और पूछना है? हाँ है। हिरोशिमा के बारे में अब आप क्या सोचते? मुझे जो ऑर्डर मिला मैंने वो पूरा किया। बस 1945 की 26 जुलाई को हमारे मित्र पक्ष ने एटॉमिक वेपन्स के इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि जापान ने अल्टीमेटम मंजूर नहीं किया था। अब उसकी जिम्मेदारी मुझ पर तो नहीं है। उसके एहसास के साथ हुक्म की तामील करना मेरा काम था। मैंने तामील की। वैसे हालातों में वैसा हुक्म आज मिले तो मैं उसकी तामील करूंगा। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं कि किस कर्तव्य के साथ आपने वो कार्य किया। मैं बस आपसे जानना चाहता हूं कि एटम बम को लेकर आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? आपका नजरिए के मुताबिक कम से कम नुकसान करके ज्यादा से ज्यादा नतीजा हासिल हुआ है। उसका उदाहरण है हिरोशिमा। हिरोशिमा के कुछ ही दिन बाद जापान ने अल्टीमेटम मंजूर कर दिया और लड़ाई बंद हो गई। और भी नजरिए के अलावा और कोई नजरिया नहीं? जंग के वक्त नहीं। और आज? बात आपकी तो नहीं। हमले के बाद आप कभी हिरोशिमा गए? गया था, हफ्ते भर बाद ही गया था। वहां के लोग गुजरते हुए आपने क्या महसूस किया? महसूस किया, जो करना था वो किया, बहुत अच्छे से किया। गुड जॉब, वेल डन। कुछ महसूस नहीं किया ना? कोई अपराध, कोई गलाने की भावना महसूस नहीं की? देखिए, वो एकदम निजी मामला है, मेरे अकेले का मामला है। उस सिलसिले में किसी को कुछ भी पूछने का कोई अधिकार नहीं है। आई एम लिविंग नाउ। वेल डन शरद, बहुत अच्छे, मजा आ गया। अब किसे बुलाए? मेजर क्लॉड एथरली, लंबा चौड़ा जवान चेहरा। उसका बाप टेक्सास का एक अच्छा किसान था, वेल्दी फार्मर। क्लॉड नॉर्थ टेक्सास के कॉलेज में पढ़ता था।
पर्ल हार्बर के वाक़े के बाद उसने एयरफोर्स में वॉलंटियर किया था। वाह, मजा आएगा। इसे बुलाते हैं। नहीं, उसे रहने दो। क्यों? क्या क्यों तंग करना? उसकी पत्नी को बुलाते। पर तुम सवाल पूछना पसंद करोगे? मैं? हाँ, क्यों नहीं? मिसेज एथर्ली, हेलो मिसेज एथर्ली। हेलो। मुझे आपसे आपके पति क्लॉड एथर्ली के बारे में कुछ बात करनी है। क्लॉड एथर्ली अब मेरे पति नहीं है। जी हाँ, पता है। आपने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी थी। हाँ, और अर्जी मंजूर भी हो गई। क्या आपको क्लॉड से प्यार नहीं था? हाँ, बहुत प्यार था। क्लॉड जैसा आदमी तो मैंने पहले कभी देखा ना जाना। फिर आपने तलाक क्यों कहा? उसके साथ फिर रोटी चलाना संभव नहीं रहा। क्या युद्ध समाप्ति के बाद क्लॉड के घर वापस आते ही आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ? नहीं, तब तो मुझसे सुखी कोई नहीं थी। क्लॉड हीरो बन के लौटा था। टेक्सास के ग्रेसन शहर में उसे बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा था। मेयर का भाषण पूरा शहर सजाया गया था। बोलिए बोलिए। पागल होता जा रहा था। कभी कभी अचानक रात को जानवरों की तरह चीख उठता। रिलीज इट! रिलीज इट! रिलीज इट! वही एक चीज। और फिर पसीने से थर-थर कांपने लगता, जैसे नरक देख लिया हो, और फिर चीखने लगता। No! Not now! Think of the children! Think of the children! The children are burning! The children are burning! The children are burning!
जब एक प्लॉट के चेहरे की ओर देखती तो डर से मेरे प्राण सूख जाते। उसे कुछ कहती तो उसे सुनाई भी नहीं देता। सारे शरीर में कपकपी, सुबह देखती तो बुखार। कभी दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे कहने लगता, सामान मान लो, हिरोशिमा जाना है, पेंटागन ने ऑर्डर दिया है। You want me to go to Hiroshima? You want me to go to Hiroshima? The Pentagon! It's an order! You want me to go and sing? What happened to the children there? Honey, I don't want to go to Hiroshima. Honey, I don't want to go to Hiroshima. Pentagon, it's an order. कोई एक काल्पनिक भय उसे दिल कर खा रहा था। भागने की कोशिश करता, पुलिस देखते ही छिप जाता, जैसे उसे ही पकड़ने आए हो। What was that man? What was that man? He is after me. Yes, honey, he is after me. You got to watch that man. Honey, he is after me. असंभव हो गया था, कॉन्फिडेंस है। उसके साथ कहीं बिछड़ना असंभव हो गया था। मैं समझता हूँ मिस्टर जसारी। अरे आप कुछ नहीं समझते, कोई भी कुछ नहीं समझता। तलाक का केस किया तो पूरा शहर मुझे अचानक से देखने लगा, जैसे कि मैं कोई ढोंगी लड़की हूँ जो बीमार पति को छोड़कर भाग गई। लेकिन जब आधी रात को उसका सर की तरफ चीख उठता था, तब रात बीतने में जो मैंने उसके पागलपन को संभाला, तब तो किसी ने नहीं देखा। देखेंगे भी क्यों? जिंदा की और उनका काम खत्म। रिलैक्स मिसेस अथर्ली, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, प्लीज रिलैक्स। और कुछ पूछना चाहते हैं? तलाक के बाद प्लॉट ने क्या किया? अब कहाँ है वो? हिरोशिमा और नागासाकी को नक्शे से मिटाने में तो चंद मिनटों से भी कम का समय लगा, लेकिन उसके मन से उसकी छाप मिटाने में कितना समय लगेगा? कौन जाने? Thank you, Mrs. Attorney. I'll take your leave now. बस कर शरद, अब बहुत हो गया। हाँ, नहीं नहीं, ये तो वो लोग थे जो आसमान में थे। अभी बात करेंगे उनकी जो जमीन पर। शरद, धीरज, डिफेंस में तुम्हारी वकालत मैं सुनूंगा, पर उससे पहले 1,63,441 गवाहियां सुनी होंगी तुम। अब ये क्या है?
ये एक नंबर है, एक फाइल 163441 इनामन कावागुची। कैसे हो ना? अच्छा हूँ। क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करता। तो फिर पेट कैसे पालते हैं? फटे चीटे कपड़े उठा लेता हूँ, फटे चीटे कागज बटोर लेता हूँ, टूटे टीने लोहा लकड़ सब उठा लेता हूँ। रुको, रस्ते क्यों? पियो ना। ये लो। तुम पहले क्या काम करते थे? पहले? हाँ पहले, अगस्त 1945 से पहले। अगस्त 1945? अगस्त 1945। हाँ, मित्सुबिशी फैक्ट्री इंजीनियर, मैं मैकेनिकल इंजीनियर था। 24 घंटे 2 शिफ्ट, 12 घंटे की एक शिफ्ट, मैं पहली शिफ्ट में था। 6 अगस्त 1945 की बात याद करके बता सकते हैं? 6 अगस्त 1945। हाँ, सुबह के 8 बजे थे। हाँ, दफ्तरों में लोग थे। तभी याद आया, ब्लूप्रिंट चेक करने, दस्तखत करने। मैं कारखाने से होता हुआ घाट की ओर गया। घाट की पहली तरफ भी दफ्तर था। घर में इतना शोरगुल नहीं था। मन में साफ नजर आ रहा था, सब ठीक कर रहा था। तभी सायरन बजा। सभी लोग कारखाने से निकलकर शेल्टर की ओर भागने लगे। हाँ, मैंने क्या, मेरे सामने से निकल के जाने लगे। मैंने क्या, मुझे
कोई हड़बड़ी ही नहीं लगी। हिरोशिमा पर बम नहीं गिर सकता, सारे शहर पर गिर सकता है, पर हिरोशिमा पर नहीं। हाँ, सभी लोग कारखाने से निकलकर शेल्टर में चले गए। हाँ, सभी आसमान में ऑल क्लियर पाया। सभी लोग शेल्टर से निकलकर कारखाने में चले गए। तभी आसमान से प्लेन गुजरा। लैंडिंग अमेरिकन कारखाना सेंटर से दूर था, लगभग 4,500 मीटर की दूरी। फिर भी बम के धक्के से गिर पड़ा था। जब होश आया तो देखा तार हो चुके हैं। में आग लग चुकी थी। धुआं, बादल, धुएं के बादल। समझ आया, भागना होगा, भागना होगा। मैं भागा, नदी की ओर भागा, मैं नदी की ओर भागा, मैं भागता गया। नदी में भी आग लगी थी, मैं फिर भी कूद गया। मैं कैसे बार एक किनारे से दूसरे किनारे तक होता गया, एक किनारे से दूसरे किनारे तक होता गया। मैं एक किनारे से दूसरे किनारे तक होता गया। कहता हुआ मैं जाने कितनी दूर निकल आया था। जब होश आया तो बहुत भूख लगी थी, लेकिन सारी दुकानें खाक हो चुकी थी। मेरा घर स्टेशन के पास ही था। एक मित्र के साथ रहता था, पर वहाँ लोगों की बहुत भीड़ थी, लेकिन उन लोगों के चेहरे मनुष्य से नहीं थे। मैं खड़ा देखता रहा। अगर मेरा चैन गया आखिर मेरा चैन गया इलेवन कावागुची के चिथड़े बटोरने के दिन समाप्त हुए और उसका नाम बदलकर एक नंबर हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी की मिली जुली संतान 163441। बस कर शरद, बस कर। हिरोशिमा की बर्बादी जाने से अब क्या होगा? और फिर इसका कोई अंत भी तो नहीं। धूप के मरे, चल कर मरे, बीमारी से मरे, ये अब जानने से क्या फायदा? नहीं साधन, कुछ लोग कुछ और तरह से भी मरे हैं। कैसे? ऐसे मरे हैं।
हाँ भय से। एक और बम कब है, तीसरे बम कब है। अरे यहीं आकर तो हम हिरोशिमा और नागासाकी से जुड़ते हैं। भय से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, फिर वहीं से चेतना का जन्म होता है। प्राणों की अधिकतम अनुभूति है भय। ये रहा डॉक्टर अराता ओसादा। अब ये कौन है? एमरिटस प्रोफेसर, हिरोशिमा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अराता ओसादा। हेलो। हेलो। आप अपने साथ लेख लाई हैं? हाँ लाई। कैसे लेख? छात्र छात्राओं के लेख। 32 स्कूल कॉलेजों से 1000 लेख मिले। 2000। टॉपिक हिरोशिमा का अनुभव। क्या आप इन लेखों में से कुछ लेख हमारे लिए पढ़ सकती हैं? ठीक है, सुनाती हूँ। स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियों की तरह भाषा से खेलने की प्रवृत्ति है, होगी ही। फिर भी कहूँगी, और भी बहुत कुछ कहना था उन्हें। पहले तय करें कौन सा सुनिए। कोई भी, जो भी आपको ठीक लगे। सभी सुनने लायक हैं और सभी जाने। ठीक है, तो लीजिए ये सुना। एको मात्सुनागा बस 1945 में जब जेठ की स्टूडेंट थी। उम्र करीब 10 साल रही है। मैं और माँ एक साथ खाना खाने बैठे, एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में काटनी चली। जो ही एक और लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिए। भैया ने पुकारा, तुम वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। मैं यहाँ हूँ भैया। कोई रहना। ठीक है भैया। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। भैया जब मेरा खून से मिटा हुआ था, उनकी आंखों में खून भरा हुआ था। मुझे मेरी माँ की आवाज सुनाई दी। माँ किसी चीज को ठोक कर मुझे पुकार रही थी। मैंने जान से मलबा हटाने की कोशिश की, लेकिन हटा नहीं पाए। फिर धीरे धीरे माँ की आवाज भी बंद हो गई। भैया ने पुकारा तो उसी ओर चली गई।
भैया ने कहा अगर अभी यहाँ से ना निकले तो जलकर राख हो जाएंगे। जिस तरह से भी निकलने की कोशिश करते उसी तरफ आप पैरों ने जवाब दे दिया था। बस करो डॉक्टर सादा, बस करो। अच्छी बात है और ज्यादा बाकी भी नहीं है, बस आखिरी वाक्य। युद्ध हर एक मनुष्य का शत्रु है। हम अगर युद्ध खत्म कर सकेंगे और शांति कायम कर सकेंगे तो हम समझेंगे कि स्वर्ग में हमारी माँ खुश होंगी। थैंक यू डॉक्टर सादा। वेलकम। बम के ऑफिस सेंटर के 500 गज के घेरे में कोई नहीं बचा और जो कंक्रीट की दीवार के परे थे वो 2-4 दिन में मर गए और जो 500 गज से बाहर थे वो एक अजीब सी बीमारी का शिकार हो गए। शरीर में कमजोरी, थकान, पेट में दर्द, रह रहकर उल्टी आना, जीभ का स्वाद नहीं, खाने की इच्छा ना करना फिर भी खूब खूब खाना, पूरे शरीर में नीले रंग के चक्के, फिर इन चक्कों में वृद्धि कबूतर के अंडे के समान, और फिर मृत्यु। बस करो शरद, अब बहुत हो गया और जो तुम जानना चाहते थे वो हो गया ना, अब इसे खत्म करते हैं। खत्म कर देता अगर बात यहीं तक होती। 1 मार्च 1954 पिकनी एटोल दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन विस्फोट हुआ। मुझे याद है हम बचपन में रथ यात्रा के मेले में जाया करते थे, वो हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे उड़ाया करते थे। तब हाइड्रोजन गैस कितनी साधारण सी बात थी, बच्चों का खेल। तुझे एक साइंटिफिक फैक्ट बताता हूं, हिरोशिमा के बम की शक्ति थी 20,000 टन TNT और इस बिकनी अटॉल के बम की शक्ति थी 2 करोड़ टन TNT। लॉस एलामास के वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाकर यह बताया था कि पूरी पृथ्वी के मनुष्यों को खत्म करने के लिए सिर्फ 200 टन यूरेनियम लगेगा। 200 टन। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में तो तू जानता ही है। हाँ जानता हूँ। सन 1936 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक पत्र मिला अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिसमें कहा गया था कि यूरेनियम की न्यूक्लियर चेन रिएक्शन करना अब संभव हो गया, इससे प्रचंड शक्ति पैदा होगी, यह आविष्कार बम बनाने के काम आ सकता है। और तब शुरू हुआ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का महान अभियान। लगभग $2 करोड़ खर्च करके 1,30,000 लोगों ने दिन रात मेहनत करके लैबोरेटरीज और फैक्ट्रीज को खड़ा किया। दुनिया के चुनिंदा वैज्ञानिकों ने दिन रात काम करके एक नया चीज का आविष्कार किया जिसे हम कहते हैं एटम बम। शरद, मेरे भाई तब तक, क्योंकि हिटलर बहुत आक्रामक हो चुका था और ऐसी भी खबरें आ रही थी कि उसके हाथ बम लग गया, फिर उसको रोकना भी बहुत जरूरी था। हालांकि ये बाद में पता चला कि उसके पास ऐसा कोई बम नहीं, क्योंकि तब तक वो हार चुका था और तब तक लॉस एलामास में बम बन चुका था। आइंस्टाइन ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक और पत्र लिखा था जिसमें उसने कहा था कि बम का परीक्षण प्रशांत महासागर में होना चाहिए। दुर्भाग्यवश प्रेसिडेंट वो पत्र पढ़ नहीं पाया क्योंकि अचानक उसकी मृत्यु हो गई थी। और हाँ, और ये वैज्ञानिक प्रेसिडेंट ट्रूमैन की गवर्नमेंट में कुछ खास कर नहीं पाए और ये मामला एक विशेषज्ञ समिति के सुपुर्द कर दिया गया। और इस विशेषज्ञ समिति ने गहन विचार के बाद यह फैसला किया कि इस बम को जल्दी से जल्दी जापान पर इस्तेमाल किया जाए और ऐसी जगह पर किया जाए जहां ज्यादा से ज्यादा आबादी हो, घर बार हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। तुझे पता है विज्ञान के इतिहास में वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी भूल क्या थी? एटम बम का आविष्कार, हाइड्रोजन बम का आविष्कार। For the defense.
आज हो गया। How can I be? Are you okay? हाँ मैं ठीक हूँ, तू भी ये सब बस छोड़ दे। मेरे छोड़ देने से क्या ये सब कुछ मुझे छोड़ देगा? कोशिश कर मेरे भाई, मन कहीं और लगा। मान ले छोड़ा भी जा सकता हो, और क्या तेरे मेरे भूलने का अधिकार है? What are you talking about? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर किससे है? ये ऊपर बैठे उन लोगों से है जो दुनिया चलाते, देश चलाते, युद्ध चलाते। जब उनको कोई समझ नहीं तो तेरे या मेरे से क्या हो जाएगा? मान ले साहब, हम एक बस के पैसेंजर हैं और आखिरी सीट पर बैठे, और बस का ड्राइवर 80 की स्पीड पे गाड़ी भगाया जा रहा है, तो क्या हम उसे नहीं कह सकते? फिर भाई देख के, ध्यान से, उस बच्चे जैसे देख के हम नहीं देख सकते, और हम नहीं पूछ सकते कि उस आदमी के पास लाइसेंस है या नहीं, कहीं वो पागल तो नहीं है। पर नहीं, हमें अपना ध्यान भटकाना होगा और खिड़की से बाहर देखकर कहना होगा, अरे वाह क्या खूबसूरत नजारा है, अरे वाह। तो तू क्या उस काम के लिए अपना जीवन नष्ट कर लेगा जिसमें तेरा कोई दायित्व नहीं है? और किसने कहा कि दायित्व नहीं है? क्या दायित्व है बता। दो दायित्व, मैं और ड्राइवर एक ही जाति के, मनुष्य जाति के। दूसरा, वो ड्राइवर और मैं एक ही सदी में पैदा हुए हैं, इसी 20वीं सदी में। मेरे भाई इधर देख, इस 20वीं शताब्दी में तेरे और ड्राइवर के अलावा और भी बहुत लोग पैदा हुए हैं, फिर क्या तेरा दायित्व अकेले भर का है? किसने कहा कि उनका दायित्व नहीं है? उनका दायित्व अकेले अकेले का है, जैसे तेरा दायित्व तेरे अकेले का है। और अगर ये दायित्व कोई ना लेना चाहे तो? अगर कोई दायित्व ना भी लेना चाहे तो मैं लूंगा। सोच, आज से 1000 साल बाद 20वीं शताब्दी का मनुष्य हमारा इतिहास पढ़ के अपना नाक बहुत सिकोड़ के उंगली से इशारा करके कहे, अरे वहां देखो 20वीं शताब्दी का मनुष्य आत्मघाती, विकृत जानवर, तो तू क्या जवाब देगा? अरे तब तक मैं बचूंगा ही कहाँ? लेकिन मैं बचूंगा, मैं जिंदा रहूंगा। 20वीं शताब्दी का समर्थन करने के लिए मुझे जीवित रहना ही होगा, मुझे उन्हें बताना ही होगा, हेलो हेलो 20वीं शताब्दी मेरी बात सुनो, मेरा नाम शरद चौधरी है, मैं 20वीं शताब्दी का आदमी हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। की तकलीफ बहुत खराब है, मैं उसे रिश्तेदारों के लिए कमरे में तुम सोच के दूसरे कारण है जो मैंने तुम्हें दिखता हूँ। कुछ दिन बाद फिर लौटूंगा, देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत प्ले था। मेरी आप सभी से बस इतनी गुजारिश है कि आप कहीं जाइएगा मत, हम कलाकारों को सम्मानित करेंगे। इतना खूबसूरत अभिनय आपने देखा, इतना खूबसूरत प्ले देखा आपने, आप कुछ देर इंतजार कीजिए, हम इनको ऑनर करके जाएंगे यहाँ से। एक बड़ी अच्छी फ्रेज है कि द डेड डू नॉट स्पीक बट द पीपल हु डाइड इन नागासाकी हिरोशिमा
They are still asking this universe कि सजा बहुत बड़ी थी, हमारा कसूर क्या है। ये था नाटक 30वीं शताब्दी। मैं चाहूंगा कि डायरेक्टर साहब सभी कलाकारों को इंट्रोड्यूस करें। आइए सर। सर माइक लीजिए। थैंक यू वेरी मच। प्रदीप गिरी, साहिल बत्रा, सुप्रिया जी, प्रगति शर्मा एंड बलविंदर सिंह, विकी, गोरकी सिंह, भरत, रंजना जी। म्यूजिक एंड वीडियो पे थे जगदीश तिवारी एंड प्रोडक्शन मैनेजर। मैं लाइट्स पे था और बैक स्टेज में मीनाक्षी जी, जसवीर जी और टिकट पे थे सूरज। ये सब हमें वॉलंटियरली कर रहे थे हेल्प। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक डायरेक्टर टैगोर थिएटर एंड आए हुए मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद। कल्चरल डिपार्टमेंट का शुक्रिया, टैगोर थिएटर का शुक्रिया इस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू। Thank you very much. Now I'll request Shri Abhishek Sharma ji, Director Tagore Theatre Society. Nehal Dogra sir, please मंच पे। हम चाहेंगे सर 2 शब्द इस नाटक के बारे में कह दें जी। तो 30वीं शताब्दी, जब मैंने ये टाइटल जो पढ़ा तो उस समय बिल्कुल ये इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि इसका जो है प्ले की स्टोरी क्या होगी, इसकी स्टोरी लाइन क्या होगी, जिस्ट क्या होगा। लेकिन जिस प्रकार से इसको प्रस्तुत किया गया है और जो हिरोशिमा में जो नरसंहार हुआ उसको इतने इमेजिनेटिव तरीके से पेश किया गया है, उसके लिए मैं डायरेक्टर और सारे जो है कलाकार उनको बहुत बहुत फेलिसिटेट करता हूँ, उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अभी मुझे किसी ने इशारा किया कि तू भी अपना नाम बता, तो माय नेम इज रजनीश गुलाटी। मेरी बारी में सबसे कम ताली बजी है। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।